अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज जो हम पोइम पढ़ेंगे, द पोइम इज द डे इज डन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये 1807 को पैदा हुए और 1882 में इनकी डेथ हुई। Was an American poet and educator whose work include the Paul's Reverend's Ride, the Song of Hiawatha, and Evangeline. He was the first American to translate Dante's Divine Comedy and was one of the precise poet फ्रॉम न्यू इंग्लैंड। सो हमें इससे ये आइडिया हुआ कि ये अमेरिकन पोइट हैं और 19th सेंचुरी के ही पोइट हैं। अच्छा जी, हम इस पोइम के टेक्स्ट की तरफ आते हैं। टाइटल है जी द डे इज डन, और यूजुअली आपने देखा कि टाइटल के जो टाइटल लिया जाता है वो यूजुअली फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम ही लिया जाता है। सो द डे इज डन का मतलब क्या हुआ कि दिन ख़त्म हुआ, यानी पूरे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हुई। सो द पोइट हैज़ रिटन अबाउट the feelings and the thoughts that comes after the day's work। ठीक है, जब आप अपने पूरे दिन का काम कर चुकते हैं, जब दिन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद यू गेट टायर्ड, you get exhausted, so उस टाइम पे you need some comforts, some peace of mind, some relaxation. So the whole poem is about this idea or thought. The day is done and the darkness falls from the wings of night. मैंने आपको बार बार कहा है कि पोइट्री जो है, वो जो पोइट होते हैं वो पोइट्री को प्लेन वर्ड्स के अंदर नहीं लिखते। ठीक है, पोइटिक फॉर्म में लिखते हैं खूबसूरती पैदा करने के लिए। सो वो बहुत से मेटाफर्स यूज़ करते हैं, बहुत सी सिमिलीज यूज़ करते हैं और बहुत सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर पोइम्स ब्यूटीफुल। सो ये नाइट को या शाम को या वो जो ट्रांजिशन का टाइम है, जो चेंज का टाइम है, जो दिन जो है वो रात के अंदर तब्दील हो रहा है, सो उस को बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहा है। पहले उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, डे की कन्वर्जन इनटू नाइट, इनटू द लाइट, इनटू द डार्कनेस, उसको वो बयान कर रहा है। वो कहता है जी द डे इज डन, यानी दिन जो है वो खत्म हुआ। एंड द डार्कनेस फॉल्स फ्रॉम द विंग्स ऑफ नाइट, यानी डार्कनेस, अंधेरा, रात की तारीकी जो है वो छा गई। अब देखो उन्होंने जो मेटाफर यूज किया है वो क्या यूज किया है जी, विंग का। ठीक है ना, यानी वो पर फैला दिए हैं रात ने अपने। एज अ फीदर इज वेफ्ट, वेफ्ट होता है मूव जेंटली, मूव स्लोली डाउनवर्ड्स फ्रॉम एन ईगल इन हिज फ्लाइट। जिस तरह से किसी परिंदे के पर जब वो डाउनवर्ड होता है, जब उसकी परवाज खत्म हो रही होती है तो वो बड़ी जेंटली उसके पर जो है वो फैला देता है। सिमिलरली जो है वो डार्कनेस आ रही है इन द फॉल्स फ्रॉम द विंग ऑफ नाइट। वेफ्ट का मीनिंग क्या है जी, मूव इजीली, जेंटली। एंड फ्लाइट क्या है, फ्लाइट है जी द एक्शन ऑफ फ्लाइंग। अब हम इस स्टैंजा को जरा एलैबोरेट करेंगे जी। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोइट क्या कह रहा है कि जब दिन ख़त्म हो गया है, दिन की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं और बड़ी जेंटली, बड़े पुरसुकून तरीके से शाम जो है वो ढल रही है या रात आ रही है, डार्कनेस आ रही है। सो उसने इसको मेटाफोरिकली जो है वो एक्सप्लेन किया है, और वो मेटाफोर उसने लिया है बर्ड्स से, वो मेटाफोर उसने लिया है विंग से। इसमें मतलब एक तरफ हमें जहाँ पे फिजिकल सेटिंग नज़र आ रही है शाम की, इवनिंग की, दूसरी तरफ एक जो स्लाइट फीलिंग आती है वो पीसफुल इन्वायरमेंट की आती है, कामनेस की आती है। ट्रांजिशन का टाइम होता है, इवनिंग का टाइम है, खामोशी भी है, डार्कनेस भी है, और पुरसुकून जो है वो एनवायरमेंट वो भी बन रहा है।
कहते हैं जी पोइट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ फीलिंग व्हेन ही कम्स टू होम आफ्टर डेज हार्ड वर्क. यानी इसके अंदर पोइट अपनी फीलिंग को भी एक्सप्लेन कर रहा है. ही स्टेट्स दैट ही इज फुली एग्जॉस्टेड, ही हैज बीन बिजी इन हिज वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड डार्कनेस इज सराउंडिंग हिम. ऑब्वियसली जब शाम ढल रही है, जब रात आ रही है, तो तारीकी छा रही है. एंड ईगल इज नोन फॉर हिज स्ट्रेट एंड स्विफ्ट फ्लाइट. अब उसने ईगल का मेटाफोर क्यों यूज किया? क्योंकि वो पहचाना जाता है अपनी स्ट्रेट और स्विफ्ट बड़ी तेज फ्लाइट परवाज की वजह से. सो इट इज ओनली इन अ मोमेंट्स ऑफ टायर्डनेस दैट अ फीदर ऑफ एन ईगल मे बी सीन हैंगिंग ड्यूरिंग हिज फ्लाइट. यानी ईगल जो कि बहुत स्ट्रेट बड़ी स्विफ्ट फ्लाइट करता है, वो भी उसके फीदर की ये पोजीशन तब होगी जब वो टायर्ड होगा, जब वो थका होगा. सो अगला स्टैंजा इसका कहते हैं जी, आई सी द लाइट ऑफ द विलेज. अब वो सराउंडिंग को भी डिस्क्राइब कर रहा है. शाम के टाइम पे रात की तारीकी छा रही है, उस टाइम पे ग्लीम. ग्लीम का मतलब होता है रोशन हो जाना, चमक जाना, शाइन करना थ्रू द रेन एंड द मिस्ट. कहते हैं कि उस रेन, वो इन्वायरमेंट, सारा एटमोसफियर बता रहा है कि जिस तरह से, इस तरह से लग रहा है कि ये विलेज जो है वो चमक रहा है, कि इसमें रोशनी, सॉरी बारिश के अंदर, धुंध के अंदर. एंड द फीलिंग ऑफ सैडनेस कम ओवर मी. यानी फिजिकल जो चेंज आ रहा है, जो ट्रांजिशन हो रही है, उसके साथ साथ पोइट की फीलिंग, उसके इमोशन, उसके थॉट्स के अंदर भी जो है वो तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है. और शाम ढलने के साथ जब हर एक्टिविटी रुक रही है, वो उसके अंदर भी फीलिंग ऑफ सैडनेस आ रही है. दैट माई सोल कैन नॉट रेजिस्ट. रेजिस्ट होता है किसी चीज को आप कंट्रोल कर लेते हैं. कहते हैं ऐसी ये फीलिंग है कि जिसको मैं ओवरकम नहीं कर सकता. आई एम अनएबल टू रेजिस्ट, माई सोल इज अनएबल टू रेजिस्ट. यानी शाम ढलने के साथ ही उदासी जो है वो भी उस पर हावी हो गई है. कहते जी, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल अस अबाउट हिज स्टेट ऑफ फीलिंग आफ्टर डेज हार्ड वर्क. द एक्टिविटीज ऑफ द डेज हैव पैरालाइज्ड हिज बॉडी. पैरालाइज का मतलब यहाँ पे टायर्ड की सेंस में है, एग्जॉस्ट होने की सेंस में, थक जाने की सेंस में है, कि उसकी बॉडी जो है वो अब मुकम्मल तौर पे थक चुकी है, एज वेल एज हिज माइंड. ना सिर्फ उसकी बॉडी बल्कि उसका माइंड भी जो है वो एग्जॉस्टेड हो चुका है. ही इज इन द ग्रिप ऑफ सारो. और एक मेलनकोलिक सा, एक सारो सा, एक सैडनेस जो है वो हावी हो गई है. ही कैन नॉट रेजिस्ट द अटैक ऑफ सारो ऑन हिज बॉडी एंड माइंड. वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा. कहते जी, आप फीलिंग ऑफ सैडनेस, अब पोइट जो है ना थर्ड स्टैंजा के अंदर, वो इलाबोरेट करेगा अपनी फीलिंग को. किस फीलिंग को? फीलिंग ऑफ सैडनेस, जो किसकी वजह से आई है? ट्रांजिशन ऑफ टाइम की वजह से आई है. जब उसका डे कंप्लीट हो चुका है, जब उसका हार्ड लेबर कंप्लीट हो चुका है, सो तब्दीली के साथ, दिन को रात में तब्दील होने के साथ साथ उसकी फीलिंग्स और इमोशंस भी चेंज हो रहे हैं. और उसके अंदर एक वाजिब जो चीज वो फील कर रहा है, दैट इज सैडनेस, उदासी. एंड लॉन्गिंग. लॉन्गिंग क्या होता है? डिजायर, ख्वाहिश, विश. दैट इज नॉट एकन टू पेन. एकन होता है सिमिलर टू पेन. कहता है वो सैडनेस है, वो सैडनेस को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? कहता है एक सैडनेस सी की फीलिंग आ रही है, एक डिजायर है, बट दिस सैडनेस इज नॉट लाइक द पेन. यानी वो जो आपको पेन है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पेन. वो उस तरह से नहीं है. एंड रिजेंबल्स मुशाबहत, उसकी सिमिलैरिटी सारोस. कहते हैं वो सारो से मिलती जुलती है वो सैडनेस, बट दैट सैडनेस इज नॉट पेन. इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेन. ओनली एज अ मिस्ट रिजेंबल्स द रेन. कहते हैं कि जिस तरह से धुंध का या मिस्ट का ताल्लुक होता है, या उसकी मुशाबहत होती है, उसकी रिजेंबलेंस होती है, उसकी सिमिलैरिटी होती है किसके साथ? रेन के साथ. सिमिलरली जो मेरी सैडनेस है ना, वो भी है. ठीक है, इट्स लाइक मिस्ट. लॉन्गिंग का मतलब यहाँ पे उन्होंने बता दिया जी. लॉन्गिंग क्या है जी? डिजायर. एकिन का मतलब क्या होता है? सिमिलर. सो इस स्टैंजा को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. कहते हैं जी, इन दीज लाइंस द पोइट सेज दैट द फीलिंग ऑफ पेन,
feelings of pain are quite different from those of sadness and longing. यानी जो आपकी sadness की या longing की feeling होती हैं, they are quite different from the feeling of pain. ठीक है, वो जो पेन है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उससे बड़ी डिफरेंट है. सैडनेस एंड लॉन्गिंग कपल्ड इकट्ठे होना टुगेदर प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ डिप्रेशन. वो कहते हैं कि ये पेन तो नहीं है, लेकिन ये सैडनेस एक मेलनकोलिक सा है, एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल जो है फिनोमिनन है. जो सैडनेस और लॉन्गिंग है, डिजायर है, वो जब इकट्ठी होती हैं, सो वो दे प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ डिप्रेशन. सो इट कॉजेज डिप्रेशन. डिप्रेशन बेटा एंजाइटी को कहते हैं, वरीज को कहते हैं, परेशानी को कहते हैं. बट हियर डिप्रेशन जो है वो कोई सीरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर नहीं है. यहाँ पे कोई वो डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहा. ही जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स. वो उनको डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो फीलिंग क्या है, कि जब सैडनेस और लॉन्गिंग इकट्ठी होती हैं, सो उनकी इमेलगमेशन, उनका इकट्ठे होना जो है वो किस चीज को कॉज कर रहा है, डिप्रेशन को. और वो डिप्रेशन कैसे आ रहा है, जो शाम बढ़ रही है. और ये यूजुअली हमारी ऑब्जर्वेशन भी होती है कि शाम के टाइम महसूस किस्म की उदासी या मेलनकलिक जो है वो वी फेस, ऑलमोस्ट एवरीवन फेस. So depression is altogether is different from pain. और कहते हैं वो डिप्रेशन भी जो है वो भी पेन से फर्क है. जिस तरह से सैडनेस और लॉन्गिंग जो है वो पेन नहीं है, सिमिलरली डिप्रेशन इज नॉट लाइक दैट पेन अ टिपिकल डिसऑर्डर. एज रेन इज डिफरेंट फ्रॉम मिस्ट. जिस तरह से रेन और मिस्ट एक दूसरे से फर्क हैं, इसी तरह से डिप्रेशन और पेन एक दूसरे से फर्क हैं. कहते दाउ हैवी रेन रिजेंबल्स रेन, it is never a rain itself. नेक्स्ट स्टैंजा कहते हैं जी, अब जब उसने 3 स्टैंजा के अंदर डिस्क्राइब कर दी, जनरली उसने नाइट को डिस्क्राइब कर दिया या डार्कनेस को डिस्क्राइब किया, ट्रांजिटरी टाइम को डिस्क्राइब किया, और उसके बाद अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया. जनाब कि मेरी ये फीलिंग हो रही है, सैडनेस है, डिप्रेशन है. सो उसके साथ ही जो है वो अब रेमेडी देना चाह रहा है, वो उसकी इलाज बताना चाह रहा है, वो उसका सोल्यूशन बताना चाह रहा है कि जो मुझे लॉन्गिंग की, ये मुझे जो सैडनेस का फीलिंग आ रही है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी क्या रेमेडी है. सो वो क्या कहता है जी, कम. अब कम वो डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है सम पॉइंट. ठीक है, किसी भी पॉइंट को सम वन ही एड्रेसेस. कहता है जी कम पॉज, रीड टू मी सम पोइम. यानी वो खुद पोइट है ना, क्योंकि ये पोइम हमें सब्जेक्टिव भी नजर आ रही है और ऑब्जेक्टिव भी है. इन अ सेंस ऑब्जेक्टिव है कि वी ऑलमोस्ट ऑल आर हैविंग द सेम एक्सपीरियंस. ठीक है, सो वो कहता है जी कम एंड रीड टू मी सम पोइम्स. ठीक है, आओ और मुझे कोई पोइम सुनाओ. सम सिंपल एंड हार्ट फेल्ट लेई. लेई सॉन्ग को कहते हैं, मेलोडी को कहते हैं, म्यूजिक को कहते हैं. यानी उसकी मेलनकली, उसकी सारो, उसकी एंजाइटी जो है वो दूर कैसे होगी, वो दूर ऐसे होगी when someone will sing some melody, will sing some poem in front of the poet. कहते दैट शेल सूथ. सूथ होता है कंफर्ट कर देना, रिलैक्स कर देना. दिस रेस्टलेस फीलिंग, वो रेस्टलेस फीलिंग कौन सी है, द फीलिंग ऑफ सैडनेस, द फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग. कहते हैं कि जब मेरे सामने कोई पोइम पढ़ी जाएगी, तो वो पोइम क्या है, उसमें देखिए उसने वर्ड यूज किया है सिंपल और हार्ट फेल्ट. सिंपल पोइम हो और हार्ट फेल हो, बड़ी दिल को लगने वाली पोइम हो, यानी ट्रूथफुल पोइम हो या ट्रूथफुल मेलोडी हो, ट्रूथफुल म्यूजिक हो, तो उससे क्या होगा, दैट शैल सूथ दिस रेस्टलेस फीलिंग. ये जो फीलिंग है मेरे अंदर, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये इसको सूथ कर देगा, इसको कंफर्ट कर देगा. एंड बैनिश, बैनिश होता है रिमूव कर देना, खत्म कर देना. द थॉट ऑफ द डे, यानी पूरे दिन का जो हार्ड लेबर है, उसके अंदर डिफरेंट एंजाइटीज थी, डिप्रेशन था, टायर्डनेस थी, एग्जॉस्ट हो गया था बंदा. सो वो तमाम चीजें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी. द रीडिंग ऑफ द पोइम will remove all these feelings. जी, heartfelt, some truthful and simple.
एंड लेई का मतलब क्या है जी, सॉन्ग. सूथ पैसिफाई कर देना, सूथ रिलैक्स कर देना, कंफर्ट कर देना, काम कर देना, रिलैक्स कर देना, ठीक है. और रेस्टलेस है फीलिंग ऑफ एंजाइटी, बेचैनी. और बैनिश होता है किसी चीज को खत्म कर देना, रिमूव कर देना. जी. सो कहते हैं जी पोइट इज फीलिंग वेरी रेस्टलेस, यानी बड़ी बेचैनी की, बड़ा इस्तराब की फीलिंग है उसकी. एंड ही वांट्स टू लिसन टू सम पोइम. और साथ वो रेमेडी क्या बता रहा है कि व्हेन ही इज फीलिंग रेस्टलेस, सो ही वांट्स टू लिसन टू सम पोइम इन ऑर्डर टू रिलैक्स हिमसेल्फ. कहता है जी विच शुड स्टर, स्टर होता है मूव होना, हिज फीलिंग एंड रिमूव हिज डिप्रेशन. यानी जब वो कोई पोइम सुनेगा, सो उससे क्या होगा कि उसकी सोल जो है वो रेस्टलेस से निकल आएगी. एंड ही थिंक्स दैट द पोइम मस्ट बी आउटकम, आउटकम बेटा रिजल्ट ऑफ सम सिंसियर एंड ट्रूथफुल हैपनिंग. यानी जो पोइम हो उसका जो सब्जेक्ट मैटर हो या जो उसका थीम हो वो क्या हो, वो रियलिटी बेस्ड हो. ठीक है. आउटकम ऑफ सम सिंसियर से मुराद क्या है कि द पोइम इज रिटन एज द रिजल्ट ऑफ सम sincere and truthful happening. It should calm down his feeling of restlessness. यानी एक अच्छी पोइम जो है वो उसकी फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस को खत्म कर देगी. एंड ही वांट्स टू बी एट ईज विद हिमसेल्फ. और वो फिर बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा. ही वांट्स टू बी फ्री फ्रॉम डेली हैपनिंग ऑफ लाइफ. और वो अपनी जिंदगी में जो है वो फिर दोबारा से रिलैक्स हो जाएगा और रिलैक्स होना चाहता है अपनी जिंदगी की रूटीन के अंदर. क्योंकि अगर वो इसी तरह से टायर्ड रहा तो फिर वो दोबारा से नेक्स्ट डे के लिए ही विल बी अनएबल टू वर्क एंथुजियास्टिकली. सो अगला स्टैंजा हमारा कहते हैं जी नॉट फ्रॉम द ग्रैंड ओल्ड मास्टर्स. अब वो उस पोइम को एलैबोरेट करेगा ना कि भाई मुझे किस किस्म की पोइम जो है वो सुनना है. वो अभी उसने पिछले स्टैंजा के अंदर ये बताया कि कोई बड़ी ट्रूथफुल, बड़ी सिंसियर, बड़ी सिंपल सी मैंने पोइम सुननी है, वो ही जो है वो मुझे रिलैक्स कर देगी. कहते हैं जी नॉट फ्रॉम, और मैंने ऐसी पोइम नहीं सुननी फ्रॉम द ग्रैंड ओल्ड मास्टर. ग्रैंड ओल्ड मास्टर मीन ओल्ड पोइट, यानी बहुत कोई बड़ी लाइक कोई एपिक या कोई ग्रैंड पोइट्स की बहुत बड़ी क्लासिक मैंने नहीं सुननी पोइम. नॉट फ्रॉम द बार्ड सब्लाइम. बार्ड हम पोइट को कहते हैं. सब्लाइम बहुत उम्दा, किसी पोइट का कोई बहुत उम्दा काम, कोई शाहकार नहीं मुझे सुनना. हुज डिस्टेंस, हुज से मुराद उन पोइट की. डिस्टेंस फुट स्टेप, उनके जो हमें फुट स्टेप नजर आ रहे हैं, उनकी जो हमें सॉरी कुछ डिस्टेंस फुट स्टेप्स इकोज, यानी उनका जो हमें अक्स नजर आ रहा है थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम. यानी वो हमें थ्रू आउट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें उनका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है. यानी आप इसके एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि हम शेक्सपियर है तो वो एलिजाबेथन एज के थे, वो 16th सेंचुरी के थे, लेकिन स्टिल हमें जो है वो नजर आ रहे हैं थ्रू हिज वर्क. इसी तरह से जॉन डन है, इसी तरह से हमने पढ़ा कीट्स को, इसी तरह से बहुत और बड़े बड़े पोइट्स हैं, बहुत और बड़े बड़े राइटर्स हैं जो हमें, जिनका रिफ्लेक्शन जो है वो हमें हर टाइम में नजर आता है. सो वो कहता है कि मुझे इतने बड़े शाहकार की कोई पोइट्री नहीं सुनना. ठीक है. डिस्टेंस फार ऑफ इको समथिंग सजेस्टिव और हिंट एट, या जो हमें गूंज सुनाई देती है. corridors, passages. The poet says that the old poets are still worth listening. यानी जो पुराने जमाने के poets हैं उन्हें अभी भी सुना जाता है. But in this moment of depression, he wants to be entertained by some light and heartfelt words. अभी they are praiseworthy, they are great poets, लेकिन at present moment he wants to listen or he wants to be entertained by some light and heartfelt words. वो किसी बिल्कुल light सी, किसी बिल्कुल truthful words को enjoy करना चाहता है. He wants to be in the company of sincere and passionate pouring of human heart.
यानी वो किसी एक ऐसी पोइम को सुनना चाह रहा है जिसके अंदर कोई पैशनेट ह्यूमन हार्ट, सिंसियर ह्यूमन हार्ट जो है वो नजर आ रहा है. द ओल्ड पोइट्स आर स्टिल फेमिलियर टू अस, मतलब अभी भी वो इसी तरह से फेमिलियर हैं, इसी तरह से फेमस हैं. द इकोज ऑफ देयर फुटस्टेप आर स्टिल हर्ड, यानी उनका रिफ्लेक्शन अभी भी हमें नजर आ रहा है कि परछाइयां अभी भी हैं थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम. दे आर स्टिल ऑफ एडमिरेशन, वो अभी भी क्या हैं, काबिले तारीफ हैं. सो कहते जी फॉर लाइक स्ट्रेन ऑफ मार्शल म्यूजिक, मतलब अब वो आगे मजीद उनके थीम्स को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि फॉर यहाँ पे बिकॉज की सेंस में आ रहा है कि लाइक द स्ट्रेन ऑफ मार्शल म्यूजिक, कि उनमें ऐसे लगता है कि वो किसी वार के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है. देयर माइटी थॉट्स सजेस्ट, उनके जो ग्रैंड थॉट्स हैं या आइडियाज हैं वो किसके बारे में है, लाइफ्स एंडलेस टॉयल. टॉयल बेटा स्ट्रगल को कहते हैं, हार्ड वर्क को कहते हैं, एंडरवियर्ड स्ट्रगल ही है. सो वो कहते हैं कि हाँ उनकी पोइम बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं वो, और उनके वर्क को आज भी एडमायर किया जाता है क्योंकि दे आर अबाउट सम ग्रेट वॉर्स, जैसे वॉर ऑफ ट्राइजन है. इवन आप जो है वो ले लें, शेक्सपियर के बहुत से प्लेज ले लें तो उसके अंदर भी वार्स का जिक्र है. बहुत और पोइट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट ग्रेट वार्स को भी अपनी पोइट्री का हिस्सा बनाया है. सो उस तरफ पोइट जो है वो रिफर कर रहा है, वो कहता है कि जी देयर माइटी थॉट्स सजेस्ट, और ना सिर्फ उन्होंने वार के बारे में लिखा बल्कि उन्होंने और ज्यादा ग्रैंड थीम्स पे लिखा, लाइक लाइफ पे लिखा, लाइफ की एंडलेस टॉयल्स पे लिखा, लाइफ की ना खत्म होने वाली स्ट्रगल पे लिखा. लेकिन वो क्या कहता है, एंड टुनाइट आई लॉन्ग फॉर रेस्ट, लॉन्ग डिजायर, लेकिन मैं जो हूँ आज मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए. सो मैं किसी बहुत बड़े पोइट को या बहुत ग्रैंड या बहुत माइटी थीम वाली पोइम नहीं सुनना चाह रहा. स्ट्रेन सॉन्ग्स हैं जी मार्शल रिलेटिंग टू वॉर, माइटी स्ट्रॉन्ग, टॉयल हार्ड वर्क एंड डिवियर स्ट्रगल. जी इसको क्या पोइट कहते हैं जी, द पोइट सेज दैट ही इज टायर्ड एंड ही नीड्स रेस्ट, ही डज नॉट वांट टू बी एंटरटेन्ड बाय द सॉन्ग एंड द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड पोइट्स. यानी वो जो है वो ओल्ड पोइट्स की सॉन्ग से और वर्ड से एंजॉय नहीं करना चाह रहा, हु हैव मोस्टली रिटन अबाउट वार, जिन्होंने ज्यादातर किसके बारे में लिखा है जी, वॉर के बारे में लिखा है. दे कैरिड द बर्डन ऑफ द सीरियस थॉट्स. कैरिड द बर्डन ऑफ द सीरियस थॉट्स का मतलब क्या है जनाब, कि उन्होंने जो पोइट्री लिखी है वो पोइट्री किसके बारे में है, ज्यादा सीरियस थीम्स के बारे में है, वॉर के बारे में है, लाइफ के सीरियस एलिमेंट्स के बारे में है, एंडलेस एफर्ट्स के बारे में है, एंडलेस स्टाइल के बारे में है. सो दे हैव एक्सप्लेन टू अस द फिलोसफी ऑफ लाइफ, यानी वो जो ग्रैंड पोइम्स हैं, जो ग्रैंड स्टाइल है, ग्रैंड थीम है, उसके बारे उसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा हुआ है, फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में लिखा हुआ है. बट द पोइट डज नॉट वांट टू बी एंटरटेन्ड बाय दीज थिंग्स नाउ, ही वांट्स टू एंजॉय सम पोइम हैविंग लाइट एंड हार्ट फेल्ट स्टोरीज. जी नेक्स्ट आंसर में क्या कहते हैं जी, अब वो अपने पॉइंट पे आ रहा है, सोल्यूशन पे आ रहा है. वो क्या कहता है जी, रीड फ्रॉम सम हम्बलर पोइट्स, यानी किसी आम से, हम्बल हम आम को कहते हैं, सादा को कहेंगे, उस पोइट से जो है वो मैंने कुछ पढ़ो, हु सॉन्ग गर्स्ट फ्रॉम हिज हार्ट. गर्श मतलब वो उनका जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, हार्ट, वो सही उनकी दिल की आवाज हो. एज शोवर फ्रॉम द क्लाउड ऑफ समर, जिस तरह से मौसम गर्मा के जो बादल हैं उनसे बारिश निकलती है. आर टीयर्स फ्रॉम द आईलिड स्टार्ट, या आईलिड से आपके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं. सो मुझे एक ऐसा सॉन्ग सुनाओ जो कि पोइट के दिल की आवाज हो, जो उसके दिल से निकला हो. हम्बलर ऑर्डिनरी पीपल, गर्श sprang, nikalna. So the poet does not want to be in the company of the old thinker. ठीक है, ओल्ड थिंकर
ओल्ड पोइट, ओल्ड राइटर, वो उनकी कंपनी अभी नहीं लेना चाहता. कंपनी इन अ सेंस कि वो उनकी किताबों से अभी रीडिंग नहीं करना चाह रहा, उनकी कोई पोइम नहीं सुनना चाह रहा, क्योंकि वो जो थीम है वो बड़े माइटी थीम है, और वो सीरियस टॉपिक के अंदर हैं जिसको सुनने से शायद उसको वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी. सो दीज पीपल मस्ट बी ग्रेट ड्यू टू देयर सब्लाइम थॉट्स. यानी ये लोग इसलिए ग्रेट थे क्योंकि इनके बड़े उम्दा किस्म की थॉट्स थे, सब्जेक्ट मैटर्स थे. ही वांट्स टू बी entertained by the ideas of the poet which spring from his heart. These songs are as refreshing and soothing as a cloud of a summer. जिस तरह से summer के cloud हैं वो refreshing और soothing होते हैं and produce rain. Similarly वो songs जो कि direct poet के दिल की आवाज होंगे वो refreshing होंगे, वो soothing होंगे, which are refreshing to the people burning with heat. Burning with heat से मुराद यहाँ पे कोई literally आग में जल नहीं रहा. Burning with heat से मुराद क्या है? एंजाइटी, द बर्डन ऑफ लाइफ. यानी वो लोग जो कि बर्डन ऑफ लाइफ से या पूरे दिन की टायर्डलेस एंडलेस रूटीन से या बड़ी हार्ड लेबर से जो है वो तंग आ चुके हुए हैं या थक चुके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हुए हैं, टायर्ड हो चुके हुए हैं, उनकी उन नर्व्स को और उनको रिलैक्स करने के लिए कोई सिंपल पोइम जो है वही काम आएगी. कहते हैं जी हु थ्रू लॉन्ग डेज ऑफ लेबर. अब हु से मुराद क्या है? वो पोइट जो ये सिंपल पोइम लिखेगा. कहते हैं जी थ्रू द लॉन्ग डे ऑफ लेबर. उसने भी पोइम कैसे लिखी होगी कि जब वो पूरा दिन की लॉन्ग डे ऑफ लेबर, पूरे दिन की मुशक्कत के बाद, नाइट डिवाइड ऑफ, डिवाइड बेटा खत्म होना ना होना, लैक, ठीक है, जिसमें ईज नहीं है, जिसमें और उनकी रातें भी मुशक्कत भरी हों, स्टिल हर्ड इन हिज सोल द म्यूजिक. यानी वो थका हुआ जहन जिसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो थकी हुई बॉडी जिसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, स्टिल उसकी सोल के अंदर वो म्यूजिक फील करे ऑफ वंडरफुल मेलोडीज. वो म्यूजिक कौन सा फील करे? वंडरफुल मेलोडीज का. तो वो जो फीलिंग आए उससे प्रोड्यूस होने वाली पोइम ही पोइट को रिलैक्स कर सकती है. डिवॉइड ऑफ लैकिन is comfort. So the poet wants to listen to the music of the poetry of that poet who has spent his days like him. यानी वो उस पोइट की पोइम से ही या म्यूजिक से या मेलोडी से ही रिलैक्स हो जाएगा जो बिल्कुल उस जैसी ही जिंदगी गुजार रहा होगा, क्योंकि वो इजीली उसको अपने साथ आइडेंटिफाई कर सकेगा. So a poet who works day and night like him, यानी a poet से मुराद जो दूसरा poet जिसकी poem ये सुनना चाह रहा है. So a poet who works day and night like him and whose night lack comfort can realize his distress. कि वही बंदा इसकी उस distress को, discomfort को, रेस्टलेसनेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, सारो को, सैडनेस को फील कर सकता है जो खुद इन तमाम चीज़ों से गुजरा होगा, जिसने खुद ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी और उसके बाद उस टायर्ड बॉडी और सोल के साथ उसने जब पोइम लिखेगा वो, तो ये पोइट जब उसको सुनेगा तो उसको अपने साथ बड़ी सिमिलैरिटी भी फील होगी और रिलैक्सेशन भी फील होगी. His poem must be the outcome result of the truthful feeling, क्योंकि वही सच्ची फीलिंग होंगी, रियलिटी बेस्ड फीलिंग होंगी. So कहते हैं जी such songs have a power to quiet. ऐसे सॉन्ग्स, ऐसा म्यूजिक जो है उसी में पावर होती है. किस चीज की पावर होती है? द पावर टू क्वाइट. क्वाइट खामोश कर देना, रिलैक्स. यहाँ पे क्वाइट से मुराद जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाना उस सेंस में नहीं है, बल्कि पॉजिटिवली रिलैक्सेशन के सेंस में आ रहा है. कि ऐसे सॉन्ग जो कि एक ऐसा पोइट प्रोड्यूस करेगा जो खुद इन तमाम एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ है, वही सॉन्ग सुनने के बाद आपकी सोल रिलैक्स होगी, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी. द रेस्टलेस पल्स ऑफ केयर्स. केयर्स बेटा वरीज को कहते हैं, एंजाइटीज को कहते हैं, परेशानी को कहते हैं. सो वो कहते हैं जी
only such songs have a power to quiet the restless pulse of care. कि यही सॉन्ग्स होंगे जिसके अंदर ये मैग्नेटिक पावर होगी कि वो आपकी इन केयर्स और एंजाइटीज को, इस एग्जॉस्टेड स्टेट ऑफ माइंड को रिलैक्स कर सके. एंड कम लाइक अ बेनेडिक्शन. बेनेडिक्शन यहाँ पे दुआ के लिए है. डिक्शन हमने पहले भी जिक्र किया कि ये लैंग्वेज के लिए, वर्ड के लिए यूज होता है. सो बेनेडिक्शन यानी ऐसी चीज जो कि पॉजिटिव है, दैट फॉलोज आफ्टर प्रेयर, जो कि हर इबादत के बाद होती है. यानी वो कहता है कि द पोइम इज लाइक दैट बेनेडिक्शन, ठीक है ना, और ब्लेसिंग, ठीक है ना, वो उस ब्लेसिंग की तरह से होगी, उस बेनेडिक्शन की तरह से होगी जो कि हम इबादत के बाद करते हैं. सो पावर मीन स्ट्रेंथ, क्वाइट मीन काम, केयर मीन वरीज. अब ये कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं. सेकेंड लास्ट स्टैंजा कहते हैं जी, देन रीड फ्रॉम द ट्रेयर्ड वॉल्यूम. ठीक है, अब ट्रेयर्ड हम खजाने को कहते हैं. ट्रेयर्ड वो चीज़ है जो बड़ी कॉस्टली होती है. वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बुक, यानी तुम पढ़ो, तुम मुझे सुनाओ. वो एड्रेस कर रहा है, कहता है जी तुम मुझे सुनाओ. और कहाँ से सुनाओ? किसी वॉल्यूम से, किसी बुक की, किसी कोई पोइम मुझे सुनाओ. द पोइम ऑफ दाई. दाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, और ये योर जो अभी योर हम यूज करते हैं उसको दाई यूज किया जाता था ओल्ड इंग्लिश में. सो दाई मीन योर. ठीक है, कहता है जी, देन रीड फ्रॉम द ट्रेयर्स वॉल्यूम द पोइम ऑफ दाई चॉइस. तुम उस वॉल्यूम ऑफ बुक से या अच्छी किसी किताब से मुझे कोई पोइम सुनाओ. और यहाँ पे एक सजेस्टिव जो हमें नजर आता है हवाला या अलूजन, वो शायद पोइट अपनी ही पोइट्री के किसी वॉल्यूम की तरफ कर रहा है. क्योंकि जिस तरह से उसने बताया कि ये पोइम इस तरह से लिखी जाए, इस तरह की पोइम हो, सिंपल हो, तो वो सारे का सारा हमें इस पोइट की अपनी लॉन्ग्सफेलो की अपनी पोइट्री के अंदर या इस पोइम के अंदर हमें नजर आ रहा है. सो मे बी वो अपनी ही पोइट्री के वॉल्यूम की तरफ इशारा कर रहा है. so, जब आप इस पोइम को या इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करें तो आप इसके अंदर ये चीज ऐड कर सकते हैं. सो एंड लेंड टू द राइम ऑफ द पोइट. और राइम बेटा राइम स्कीम से है. यहाँ पे राइम क्या होती है? जो सिमिलैरिटी ऑफ साउंड होती है इन द एंड ऑफ द लाइन. सो राइम जनरली जो यहाँ पे यूज हो रही है वो पोइम